Good evening all, welcome to Learners Academy. ओके तो शुरू करते हैं आज की क्लास। डाउट सेशन नंबर 8 और 9, 8 और 9, 10 नहीं, 10 तो नहीं है, 10 का चांस तो नहीं है, या तो 8 या 9 है। मान लूं ये किसने भेजा है? अरे आप लोगों को आया क्या समझ में? जिनको भी समझ में आया वो आगे आगे, एक भी जना आ गया ये क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, एक भी बच्चे को समझ में आ गया हो तो आ गया। आगे लाइट क्वेश्चन समझ में आया हमको या नहीं आया? वो दैट्स नॉट ए बिग इशू। लाइट आ गई है, फैन चलाना है, दैट्स ए बिग इशू, है ना। जाके पहले टाइम से वो काम करना है, ट्यूशन तो होते रहेंगे ना, राइट? ओके चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये ग्रुप में क्यों डलवाया मैंने? अगर उसी की डाउट सॉल्व करनी थी तो उससे पर्सनली बुला के सॉल्व करवा लेता, इसको ग्रुप में क्यों डलवाया? बोलो, अभी भी नहीं दिख रहा? चलो देखो, ये एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, जिसके अंदर AB जो है CD से पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। इस AD का मिड पॉइंट है P, AD का P है और BC का Q है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए। अब अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो PQ भी पैरेलल हो गई, सच दैट PQ पैरेलल CD। तो ये PQ भी इन दोनों से पैरेलल हो गई, AB और DC यानी तीनों पैरेलल हो गई है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से कनेक्शन हो रहा है इसका। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ेंगे तो पैरेलल बनेगी। ट्राइंगल में भी बनती है, ट्रेपेजियम में भी बनती है, दोनों चीजें जानते हैं हम। अब आपको कुछ लेंथ दे रखी है, जैसे कि AB की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो और क्या दे रखा है? ये CD की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ PQ, बीच वाली जो लाइन है जो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, इसकी लेंथ निकाल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये लाइट ऑन क्यों नहीं करी शैली? ये वाली लाइट चलाओ, कॉर्नर वाले स्विच से चलाओ। क्या कह रहा है? बंद नहीं करना, किसी को चालू करना है, किसी को बंद मत करना। कॉर्नर वाला स्विच, कॉर्नर स्विच, बस आ जाओ, जल गई। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया क्या? सो देयर इज ए, कहने का मतलब है, चलो बिल्कुल प्लेन पेपर पे समझाते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स से मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, अब आवाज नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी। लेट्स से मेरे पास एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड से ABCD, ABCD, तो AB पैरेलल DC, ये ऑलरेडी गिवन था मुझे। दूसरी चीज, हमको इन दोनों बचे हुए दो साइड्स के मिड पॉइंट्स भी पता है। इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो PQ भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गई भैया, PQ भी तुमसे पैरेलल है, मजे करो। AB पैरेलल DC पैरेलल PQ हो गई। अब ओके, अब आपको AB की लेंथ गिवन है 8, DC की लेंथ गिवन है 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। PQ की लेंथ आपको चाहिए, तो देखो सीक्वेंस से चलें तो देखो उसकी लेंथ है 8,
एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करेंगे, इसकी लेंथ है तो 8 से 10 और ये बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर पे है, पी और क्यू मिड पॉइंट्स है ना, तो बिल्कुल सेंटर पे है। तो देखो शुरुआत में अगर इसकी लंबा इसकी चौड़ाई, इस फिगर की चौड़ाई 8 थी और नीचे आते आते इसकी चौड़ाई 10 हो गई, तो सेंटर पे एग्जैक्टली इनकी हाफ चौड़ाई होगी इसकी, तो ये 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9, तो पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये तो हो गई एमसीक्यू अप्रोच। ये तो क्या हो गई, क्या करके एमसीक्यू अप्रोच, भाई देखो एबी से इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो चौड़ाई किसी भी फिगर की, किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए यूज होना पड़ेगी, फिर पहले बढ़ गई तो कम होगा, फिर बढ़ गई तो कम, ऐसे जिगजैग होना पड़ेगी, या तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी या सेम प्रोपोर्शन में घटेगी। तो ये बढ़ रही है सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो 8 से ये फाइनली 10 बन चुकी है, तो मिडवे में ये 9 रही होगी। तो ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट अप्रोच। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव में आ जाए तो इस तरीके से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्टिव में हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि ऊपर 8 है नीचे 10 है तो सेंटर पे 9 होगा, ठीक है, वहां पे अपने को मिड पॉइंट थ्योरम और बाकी के लॉजिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये दोनों लेंथ तो लिख दी मैंने 8 और 10। अब देखो उन्होंने हिंट भी दिया है आपको, उन्होंने हिंट भी दिया है कि आप क्या करोगे, डायगोनल एसी को कनेक्ट कर दोगे, क्या करोगे डायगोनल, और एसी डायगोनल पीक्यू को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उसको आर मान लोगे, क्या मान लोगे आर। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गए मेरे पास, एक ट्राइंगल बन गया एडीसी, बन गया, बोलो इन ट्राइंगल एडीसी, देखो हाईलाइट भी कर देते हैं, या ए ट्राइंगल दिख रहा है एडीसी, इस ट्राइंगल एडीसी के अंदर पी जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, यस और नो, गिवन है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, सामने रीजन क्या डालूंगा मैं, गिवन, डन। दूसरी चीज ये इसका मिड पॉइंट है, दूसरी चीज पी आर जो है वो डीसी से पैरेलल है, कैसे पता चला, गिवन तो नहीं है, कहां गिवन है पी आर पैरेलल डीसी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल डीसी, ये पूरी की पूरी पी क्यू, ये पूरी की पूरी पी क्यू एबी और डीसी तो पैरेलल है, इस पी क्यू का छोटा सा पार्ट काट के पी आर, तो वो किससे पैरेलल होगा, तो पी आर पैरेलल डीसी का रीजन डालेंगे हम, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी, तो ठीक है, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी, यहाँ सी डी लिख लो डीसी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए पी आर भी पैरेलल टू डीसी है। तो एक तो मिड पॉइंट और एक पैरेलल वाला पॉइंट, बोलो कौन चीज अप्लाई होगी, मिड पॉइंट या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए तो दो मिड पॉइंट चाहिए, एक पैरेलल और एक मिड पॉइंट आ जाए तो कन्वर्स, तो लिख दूं मैं, अप्लाई कर दूं उसको, सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हुआ, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूव होगा बताओ, बोलो, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब इसी ट्राइंगल में बात करते हैं, इसी ट्राइंगल में, अभी ट्राइंगल देख लिया है मैंने, इसी ट्राइंगल में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन था, और R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हमने साबित कर दिया, तो अब दो मिड पॉइंट मिल गए, कितने मिड पॉइंट मिल गए, तो दो मिड पॉइंट मिल गए, तो क्या लगेगा मिड पॉइंट या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, उसी ट्रायंगल में कन्वर्स भी लगा रहे हो, उसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट भी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, इसलिए लगा रहा हूं ताकि मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम दो चीजें देती थी रिजल्ट में, एक तो पैरेलल और एक लेंथ का हाफ होना, ये भी लेंथ थी, तो देखो ये इसके पैरेलल है, ये तो पता था मुझे, ये इसके पैरेलल है ये तो मुझे पहले पता था, लेकिन क्या ये इसकी हाफ है ये मुझे पता नहीं था, ये इसके हाफ होने का मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जैसे दो मिड पॉइंट आ गए तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं पीआर को डीसी के पैरेलल तो कर ही सकता हूं, लेकिन पीआर को डीसी के हाफ भी कर सकता हूं, पैरेलल पहले भी पता था, हाफ का पता नहीं था, लेकिन दो मिड पॉइंट मिल गए तो अगेन इसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इसको इसका हाफ करो, ओके, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी लिखेंगे, सो नाउ इन ट्राइंगल, वापस वही ट्राइंगल एडीसी, एक बार फिर से लिखेंगे हम, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC भी लिखेंगे, अब पहले ये नहीं लिख पा रहे थे लेकिन अब लिखेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC
पहले वाले पॉइंट को तो गिवन में डालेंगे, पहले वाले पॉइंट को तो गिवन में, और दूसरे वाले पॉइंट को प्रूव्ड अबव, अभी अभी प्रूव किया है। तो दो मिड पॉइंट मिल गए, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है, लग सकती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, इसी फिगर को देख लो। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो पी आर है इस डीसी का हाफ हो जाएगा। पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी, पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी, और डीसी की लेंथ पता है मुझे 10 सेंटीमीटर, 1/2 into 10 gives me 5 सेंटीमीटर। चलो जी, तो पी से लेके आर तक की लेंथ पता, हमको तो सर पी से लेके क्यों चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो पता चली। अब थोड़ी सी और पता कर दो, दूसरे ट्रायंगल में कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल पी की पता चल जाएगा। टेल मी। चलो, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट ट्रायंगल का नाम बताओ। ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल CB या CAB भी लिख सकते हो, ट्रायंगल CAB। क्या देखो, जो पैरेलल वाली लाइन है उसको लास्ट में लेते हैं, बताया था ना, तो AB को लास्ट में लेंगे, जो बचा हुआ पॉइंट है उसको फर्स्ट में लेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगेन इन ट्रायंगल CAB, बोलो इसमें मिड पॉइंट लगाओगे या कन्वर्स लगाओगे? अच्छा, क्या क्या लगा सकते हो, कन्वर्स लगा सकते हो या मिड पॉइंट लगा सकते हो, या दोनों लगा सकते हो? मिड पॉइंट के लिए क्या चाहिए, दो मिड पॉइंट्स, तो R इसका मिड पॉइंट है, पता है क्या? प्रूव्ड अबव। Q इसका मिड पॉइंट है, पता है क्या? गिवन, तो मिड पॉइंट तो लग सकती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो मिड पॉइंट और एक पैरेलल, तो दोनों में से कोई एक मिड पॉइंट ले लूं, और RQ पैरेलल AB भी पता है क्या? पता है, वो भी गिवन है, तो लगभग हो सकती है। लेकिन मैं क्या लगाऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मुझे तो इसका हाफ करना है, और ये लेंथ इस लेंथ की हाफ है, ऐसा तो मिड पॉइंट थ्योरम ही कहता है, ऐसा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा कहता है। बोलो समझ आया? तो मैं क्या लगाऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल CAB, R is the midpoint of AC, ये तो हो जाएगा प्रूव्ड अबव AC, एंड उसके बाद Q is the midpoint of BC, ये हो जाएगा गिवन, वो हो जाएगा प्रूव्ड अबव। दिस विल बी गिवन एज प्रूव्ड अबव एंड दिस विल बी गिवन एज गिवन। ठीक है, तो अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बोलो RQ will be half of AB, RQ is equal to half of AB, and AB की लेंथ पता है आपको, गिवन है कितनी, 8, तो हाफ ऑफ 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक 4 है, यहां से लेके यहां तक पहले निकाल चुका हूं 5 है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हेंस PQ इक्वल टू, हेंस PQ इज इक्वल टू PR प्लस RQ। PR पहले निकाला, ये रहा 5, और RQ ये निकाला 4, तो 5 + 4 गिव्स मी 9। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई है इसकी, इजी सा क्वेश्चन है, और हमारी बुक में नहीं है। जो भी कह रहा था उसकी गलतफहमी दूर कर लो। एक ऐसा फिगर मिल सकता है, ऐसा फिगर मिलने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन भी वही है, डेटा भी पढ़ना पड़ता है अंदर। चले नेक्स्ट, चले, ओके, कर दूं डिलीट। तो इस वाली शीट के सारे क्वेश्चंस हो गए। ये शीट किसने भेजी थी? ठीक है, तो नीलेश नहीं आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये किसने भेजी थी? ये सॉल्व करने की कोशिश करी किसी ने? नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, पहला वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ गया? लेट्स, so let's see the question first of this sheet. क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको कि ये क्या इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रूव करो 1 डिवाइडेड बाय 1 + √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 + √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 + √4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √4 + √5, फिर √5 + √6, फिर
6+√7 तो खा गई है, एक टर्म खा गई बीच में, है ना, क्योंकि सीक्वेंस तो पूरा ही फॉलो होगा। √6 + √7 भी आएगा, नहीं तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, है ना। एक भी टर्म अगर बीच में मिसिंग हुई तो इसकी वैल्यू फिर फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1/√7 + √8। सो अवधि, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज रीचेक द क्वेश्चन। भाई हमारे हिसाब से हमारा ओपिनियन ये है कि ये टर्म बीच में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप एक बार फिर से रीचेक करके बता दीजिएगा। और √7 + √8 + 1/√8 + √9 की वैल्यू 2 होगी, ऐसा साबित करके बताओ। इस पूरे एक्सप्रेशन को सम करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 2। तो चलो वैल्यू क्या होगी उसको तो भूल जाओ, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। तो हम तो ऐसे माने कि वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। ओके, शौर्य कैसे चलेंगे इस क्वेश्चन? हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, शौर्य? बताओ परीक्षित। नहीं बताया होगा, फिर क्या करने आए हो? बोलो प्रियांशु। आर्या। छुपने वाले सबसे पहले दिखते हैं मुझे, सबसे पहले वही दिखते हैं जो छुपने की कोशिश करते हैं। एक बार यहां से व्यू देखोगे ना आपको, तो आपको भी एनालाइज हो जाएगा। ये कुर्सी कमानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। वहां से यहाँ आने में नरे सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ हाँ बोलो। इसका मतलब यह है कि आप घर पे बैठकर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट्स पेरेंट्स राइट नाउ आफ्टर दिस क्लास, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू ईच एंड एवरी गार्जियन। क्योंकि अगर आपने इसको खोल के क्वेश्चन करने की एक बार मतलब एक स्टार्ट भी किया होता तो कुछ तो मुंह से निकलता, बट एवरीवन इज ब्लैंक। हाँ बोलो। √4 और √9 का है, ये रहा √4। √4 दो जगह है, वाह। इसको 2 और उसको 3 लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़ा एहसान किया है बताकर कि √4 को 2 और √9 को हम 3 लिख सकते हैं। थैंक यू बोलो सब इसको। थैंक यू ऐसे बोलते हो आप? सबसे पहले आरती की शुरुआत है, मतलब थैंक यू जब बोलना होता है ताली बजाना शुरू कर देता है, इतना शौक है तो ताली बजाने का। मैंने बोला था ताली बजाओ, नहीं पहले तूने बजाई थी। यही तालियां एक दूसरे से गाल पे बजवाऊंगा एक दूसरे के। हाँ हाँ, अब आप चुप हो जाओ, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं झेल सकते हम आपकी। रैशनलाइज कर दो, हाँ ये फिर भी एक चीज आई सामने जो कि सोचने योग्य है कि हर एक टर्म को रैशनलाइज कर दो। अब देखो सुनो, हर एक टर्म को रैशनलाइज करने से फायदा पता है क्या होगा? पता है क्या फायदा होगा? हर एक टर्म का डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका गैप 1 1 का है, 1 और 2 का गैप 1 का, 2 और 3 का गैप 1 का, 3 और 4 का गैप 1 का, 4 और 5 का। अगर गैप 1 का है तो a² - b² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। अब क्या मैं सर सबको करने बैठूंगा? नहीं, एक दो को करो, बाकियों का ट्रेंड पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं इसका करने वाला हूं, अरे रुक तू जा, इसको करें सबसे पहले, इसको कर। तो उसको रैशनलाइज करना है मुझे। 1 डिवाइडेड बाय, देखो 1 को मैं √1 भी लिख सकता हूं प्लस √2। आप कहोगे सर सारे रूट में थे, अकेला ये बिना रूट के बैठा है, तो इसको 1 को √1 लिख दे, बुरा मत मान, ठीक है, क्योंकि √1 1 होता है इसलिए लिख सकते हैं। बता √1 क्या 3 होता है तेरी डिक्शनरी में? तो √1 1 होता है तो उसको 1 को √1 क्यों नहीं लिख सकते बता? √2 2 होता है,
आप बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, आप बताओ। चलो आपके सामने सवाल ये है कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब आप या तो अपना आंसर सही मान लो, मैं आंसर सही दे रहा हूं, और या फिर अगर आप अपना आंसर गलत मान रहे हो तो फिर सवाल जवाब करो। दोनों बातें क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो सर रूट वन वन होता है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि सर वन को रूट वन क्यों लिख सकते हैं। ये बीच बीच में 2-3 दिन झीमने के नतीजे हैं, जो गायब हो गए 2-2 दिन 3-3 दिन जाके झीमते हो, पता नहीं कहाँ जाके। पराया माल पचता नहीं है, घर की रोटी तोड़ा करो बढ़िया, और पढ़ाई किया करो। कहाँ गया था घूमने? तो फिर क्यों नहीं आया 2 दिन? क्या कल रात को आया था? 2 दिन तक गया था वहां पे, क्या करने? क्या करने? हाँ तेरे को बड़े काम है वहां पे। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो इसको रैशनलाइज करेंगे, टेल मी। तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस बी। तो उसको रैशनलाइज करूंगा तो √1 माइनस √2, और ऊपर भी √1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ऐसा जब मैं करूंगा तो देखो ऊपर तो जो बनेगा सो बनेगा, नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी √1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2 क्या बनेगा? -1। देखो यहाँ पे -1 बन रहा है, मैं चाहूं तो -1 से भी आगे बढ़ सकता हूं, मेरी मर्जी, लेकिन -1 फिर तंग करेगा मुझे। तो क्यों ना मैं सबको -1 की जगह +1 बनाऊं। वो कैसे करोगे सर? तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, देखो कैसे, देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को अभी और मॉडिफाई कर दूंगा। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √1। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि a प्लस बी और b प्लस से बराबर होते हैं। 3 और 4 को जोड़, और 4 और 3 को जोड़ 7 ही आएगा। मैंने बड़ा नंबर पहले रख दिया, छोटा नंबर बाद में रख दिया। जब छोटा नंबर पहले था तो माइनस में आंसर आ रहा था, अब बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा ना। समझ गए? ऐसा सब में करूंगा मैं। √3 प्लस √2 लिख दूंगा, इसको √4 प्लस √3, इसको √5 प्लस √4, इसको √6 प्लस √5, इसको √8 प्लस √7, और इसको √9 प्लस √। ये काम सारे एक्सप्रेशंस में करेंगे। अब जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √2 माइनस √1, और इधर भी क्या बनेगा? √2 माइनस √1। एनी डाउट्स? नो। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही क्वांटिटी आएगी, आएगी डिवाइडेड बाय, और यहां पे अब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओगे तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √1 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस 1 क्या बनेगा? 1। तो 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है, 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है। √2 माइनस 1 इसका आंसर आ गया क्या? पहली टर्म का आंसर। भाई 4 डिवाइडेड बाय 1 4 ही होता है ना, 4/1 को 4 ही लिख सकते हो ना। तो इसके नीचे डिवीजन में 1 है, तो डिवीजन में 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये हमने पहली टर्म को डिकोड कर दिया है। अब बारी है दूसरी टर्म की, ये वाली टर्म की। अब इसको डिकोड करते हैं जरा, करें? तो बोलो इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 डिवाइडेड बाय √3 इधर, √2 इधर, √3 प्लस √2 लिख के और फिर रेशनलाइज करना स्टार्ट करूंगा। सो लेट्स रेशनलाइज इट। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? टेल मी। √3 माइनस √2, ऊपर भी √3 माइनस √2। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आएगा, √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या बना? 1, और 1 से डिवाइड करना ना करना एक ही बात है, तो इसका आंसर यही बन गया। तो इस तरीके से मेरे को हिंट मिल गया यार, सबके नीचे ही 1 आएगा फिर तो यानी कि सबका न्यूमरेटर पार्ट डिकोड कर लेते हैं। अब क्या सबका न्यूमरेटर पार्ट अलग अलग करने बैठोगे? नो, अब अलग से थोड़ा ना करने बैठेंगे। इसका पता चल गया, देखो इसका न्यूमरेटर क्या बना बताओ? √2 माइनस √1। इसका न्यूमरेटर क्या बना? √3 माइनस √2। तो बताओ उसका क्या बनेगा? √4 माइनस √3। इसका क्या बनेगा? √5 माइनस, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो एक या दो का निकालती, बाकी को पता चल गया ना। चलो तो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। मैंने सबको डिकोड कर दिया सर। ये भाई साहब तो है ना √2 माइनस √1 है, और √2 माइनस √1 को 1 लिख सकता हूं ना। ये भाई साहब क्या है बताओ? √3 माइनस √2। ये भाई साहब बोलो? √4 माइनस √3। हाँ, और संयम के अकॉर्डिंग √4 को 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और इसको, इसका इसका रेशनलाइजेशन फॉर्म क्या बन गई, √4 माइनस, इसकी रेशनलाइज फॉर्म क्या बन गई, √6 माइनस √5। ओके, और बीच में एक टर्म मिसिंग है, उसकी भी बना दो। तो इन सब के बीच में प्लस का साइन है, वो भी मत भूलना आप, है ना, ब्रैकेट भी लगा दो। हाँ, तो 6 के बाद 7 भी है, वो मिसिंग है जो, उसके हिसाब से बताओ क्या बनेगा, √7 माइनस √6, और ये जो ये वाली टर्म इसका क्या बनेगा, √8 माइनस √7, और इसके बाद इसका क्या बनेगा लास्ट वाली का, फाइन। और इन सब के बीच में प्लस का साइन है, इन सब के बीच में किसका साइन है, प्लस 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 एंड प्लस। ये करना है अब आपको। तो सर क्या इतने सारे लोगों को जोड़ेंगे, नहीं, काटेंगे। देखो भाई देखो, ये √2 प्लस का है, ये √2 माइनस का, कट गया। ये √3 प्लस का है, ये √3 माइनस का है। ये √4 प्लस का है, √4 माइनस का, √5 प्लस का, √5 माइनस का, √6 प्लस का, √6 माइनस का, √7 प्लस का, √7 माइनस का, √8 प्लस का, √8 माइनस का। ये नहीं कट पाया और ये नहीं कट पाया, ये नहीं कट पाया और ये नहीं कट पाया। ये कौन है, -1, वो कौन है, +√9 -1, √9 इसके अकॉर्डिंग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो -1 + 3 इज व्हाट, which is nothing but our, ठीक है, समझ आया। ओके, वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन, अभी हमारे पास कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 8 टर्म्स थी, मैं 8 टर्म्स को सॉल्व करने ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन ऐसे एक्सप्रेशंस में जनरली अपने को 100 टर्म्स से मिलती है। अब 4 टर्म्स कैसे मिलेगी, 2 3 टर्म्स लिख देगा, फिर डॉट 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 लगा के आखिरी टर्म लिख देगा, बीच में बहुत सारी टर्म्स है। तो क्या हम 100 टर्म्स को डिकोड करेंगे, नहीं, अब मेन ट्रेंड पकड़ेंगे। ट्रेंड क्या पकड़ा, हर एक टर्म का पहला कट रहा है, हर एक टर्म का पहला वाला कट रहा है, मतलब पहले से दूसरा, पहले से दूसरा, पहले से दूसरा, ऐसे पढ़ना है। तो जो बीच में टर्म्स है वो तो सारे साफ हो जाएंगे, क्योंकि इसका पहला किसी के दूसरे से कटा होगा, फिर इसका दूसरा किसी पहले से कटा होगा, बीच वाली टर्म तो सारी साफ हो जाएंगी। बचेगा क्या, केवल और केवल पहली टर्म का दूसरा टर्म, पहली टर्म का दूसरा टर्म और आखिरी टर्म का पहला टर्म। तो हमको केवल इन दोनों को ही तो सॉल्व करना है। बीच में भले 100 टर्म्स तो सब कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो भी हम सबको नहीं, अभी 8 की इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवा दी, काट पीट के बता दूं, लेकिन कल को 8 से 80 हो जाए तो हो जाए, या इनफाइनाइट टर्म्स के भी क्वेश्चंस आते हैं सीरीज क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेंड पकड़ेंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बीच का सफाया पहला और आखिरी को सॉल्व करना है क्लास। ओके, समझे क्या, समझ गए अच्छे से, डिलीट करें। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सेकंड तो इजी लग रहा है। चलो सारे बच्चे उठाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी स्टार्ट करो। क्या आंसर है, आपको आगे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, आपको अलग से काट दूं मैं, नहीं मन में मत कर, तू कॉपी पे कर ले, क्योंकि एग्जाम में तेरा मन चेक करने नहीं आएगा, तो कॉपी में लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, है ना। वाइवा टेस्ट नहीं देने वाला अभी तू, अभी तो रिटर्न टेस्ट देने वाला है कुछ साल तक। गरम है ये?
देखते रहा करें। हाँ चलो देखो, सो √10 माइनस चारों ध्यान रखना पड़ेगा, √10 प्लस √5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और 10 माइनस 5 तो ये 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आया। और √10 और √5 दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो। देखो √10 की वैल्यू आपको लगानी है 3.162 और √5 की वैल्यू आपको लगानी है 2.236। क्या इन दोनों को जोड़ करना इतना मुश्किल था क्या, इन दोनों को ऐड ही तो करना है। बोलो क्या आंसर आया था फाइनली, √10 प्लस √5। √10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.162 प्लस √5 की क्या वैल्यू गिवन है 2.236। सो इनको ऐड कर दो, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 2 और 1 3 5.398 इज द फाइनल आंसर। ये कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाला नंबर नहीं है, टर्मिनेट हो रहा है ये फ्रैक्शन। इसने क्या किया, अवधि को तो हटाओ, आपने किया क्या करते हैं तो फिर इसी तरीके से टाइम को पास करते हैं, इनके पास ज्यादा होता है, ठीक है हमारे पास कम है, नहीं हमारे पास कम है, टाइम सबके पास कम है याद रखना, ठीक है। अगर टाइम को ज्यादा मानोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, टाइम को कम मानोगे तो उसकी वैल्यू करोगे, ठीक है। समय बड़ा कम है तो अपने को टाइम ऐसा भी अच्छी चीजों के लिए करने के लिए कम, अब छुट्टी करना अच्छी चीज नहीं है ना, पढ़ाई करना, खाना खाने के लिए जीते हो क्या, हाँ खाना तो जानवर भी खाते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। आपको पता है जानवर हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, उतनी ढंग से तो हम भी नहीं करते हैं। चलो आओ, इन फिगर, इन दिस गिवन फिगर AB is parallel to CD। AB कहाँ है, नहीं AB कहाँ है, ये रही, CD कहाँ है, ये दोनों पैरेलल है भैया, ठीक है। आगे EF is parallel to DQ, EF कहाँ है, ये रही, DQ कहाँ है, ये रही। तो ये दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है मेरे पास, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ठीक है। ऑब्वियसली ये लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे कंटिन्यू करने की, एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे आगे। डिटरमाइन एंगल PDQ लिखना चाहे शायद इसने, है ना, PDQ लिखना चाहे, PDQ, तो ये वाला एंगल चाहिए आपको, और अच्छा 3 एंगल चाहिए, एंगल AED भी चाहिए, AED ये वाला एंगल भी चाहिए, एंगल AED ये भी चाहिए, और एंगल DEF ये वाला भी चाहिए। सो अपने को 3 एंगल चाहिए, इसको ले लेता हूं मैं X, इसको ले लेता हूं Y, इसको ले लेता हूं Z। तो मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है FEB 78 डिग्री, ये 78 डिग्री गिवन है, लगाइए दिमाग। 3 एंगल चाहिए, पहले कौन सा निकाल सकते हैं, DEF यानी Y निकाल सकते हैं पहले हम, Y निकाल सकते हैं क्या पहले, बोलो Y की वैल्यू। अच्छा DEF Z, हाँ Z निकाल सकते हैं, बताओ क्या निकलेगा। टोटल किसका, तो Y और Z का टोटल, Y और Z का टोटल निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से, क्योंकि ये तीनों का सम 180 होगा, इन तीनों का सम 180 होगा, तो इधर वाला 78 है, तो इन दोनों का सम तो निकल जाएगा Y प्लस Z, क्या निकल जाएगा बताओ, Y प्लस Z हो जाएगा क्या 180 माइनस 78, दैट मीन्स 102 डिग्री, ठीक है मान लिया आपकी बात, लेकिन मुझे तो Y अलग और Z अलग चाहिए, निकालो। किसको एक्सटेंड करूं मैं, लाइन का नाम सबको करेंगे तो फिर वापस घूम फिर के वही बात हो जाएगी, इसलिए आप जो है जिसको फोकस करना चाह रहे हो उसी को एक्सटेंड करो एट ए टाइम। ये लो इसको तो कर दिया मैंने एक्सटेंड। हाँ कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग बता बेटा, Z और X कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बिल्कुल है।
देखो ध्यान से देखो, z और x कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है। देखो ये पैरेलल है, एक्सटेंड किया मैंने, ये पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल ये काम कर रही है आपकी। ब्लैक कर देता हूं ट्रांसवर्सल को। दिस वन इज द ट्रांसवर्सल, दिस वन इज द, ठीक है। जब आप इसको खाली स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ट्रांसवर्सल है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। फिर से देखो, ऐसे पैरेलल आ जाए और ऐसे एक ट्रांसवर्सल आ जाए तो ये वाला और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ऐसे कैसे एंगल है वहां पे, एक्स और जेड चेक करो, तो एक्स बराबर जेड होगा। अब एक्स या जेड में से कोई भी एक चीज आ गई तो दूसरी भी चीज आ जाएगी, ठीक है ना, समझ गए। और वाई और जेड में से भी कोई एक चीज आ गई तो दूसरी आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम पता है। तो इन शॉर्ट एक्स वाई जेड में से एक भी चीज आ गई तो तीनों आ जाएंगी। अब आप कैसे भी करके उनमें से एक चीज निकाल लो, एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो, या जेड निकाल लो। एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल होंगे क्या? एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल होंगे। देखो इसके अंदर देखते हैं, ये जो इधर फिगर बनाया था हमने, एक्स तो मुझे दिख रहा है यहाँ, एक्स तो दिख रहा है मुझे यहाँ, देखते हैं ना। देखो मेरी बात सुनो, एक्स तो दिख रहा है यहाँ, अब इसका अल्टरनेट बनेगा ये, इसका अल्टरनेट बनेगा ये, और इस एंगल को जब उधर फ्रेम करोगे ना तो ये पूरा एंगल रेड लाइन तक आना चाहिए। नहीं आ रहा ना? क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्टरनेट बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर में आ रहा है, ये इंटीरियर में आ रहा है। ये इधर वाला होता तो ये, मतलब ये वाला एंगल होता ना, ये वाला है, तो ये इसके अल्टरनेट होता। तो अल्टरनेट तो किसी भी कीमत में नहीं है। पहली चीज तो ये अल्टरनेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक्सटीरियर में ले रहे हो, एक इंटीरियर में ले रहे हो। एक्सटीरियर से एक्सटीरियर बनता है, इंटीरियर से इंटीरियर बनता है। दूसरी चीज, मान लो वो इंटीरियर में भी होता तो भी इस एंगल को इस रेड लाइन तक टच होना पड़ता अल्टरनेट बनने के लिए, वो रेड लाइन से टच नहीं हो रहा। तो वो थ्योरी तो फेल हो गई आपकी कि ये दोनों अल्टरनेट है। नेक्स्ट थिंग व्हाट? आप में से, हाँ क्या कह रहे हो? एंगल का नाम बोलो ना। पी क्यू डी ई, ये वाला एंगल क्यू डी ई कह रहे हो क्या? क्यू डी ई, ये वाला एंगल, दिस वन। तो हाँ, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा एक्स के साथ, लेकिन इसकी वैल्यू हो तो एक्स की वैल्यू पता चलेगी ना, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 78 है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे क्या, चेक करो। नहीं दिख रहा? ये लो अभी देखते हैं। ये 78 है हमको गिवन, तो ये भी, ये इसके बराबर होगा क्या यहां से लेके यहां तक? ये टोटल बताओ, नहीं हो पक्का? देखो सुनो इधर, देखो रेड लाइन से ब्लैक लाइन तक टच होना चाहिए ना, यहाँ पे रेड लाइन से इसकी जो ब्लैक लाइन आगे कंटिन्यू होगी इससे टच होना चाहिए, तो ये तो बीच में ही लटक गया ना, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा भैया। ये 78 है, मार्क कर देता हूं मैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करके नहीं आते हो। सी डी, एक मिनट, सी डी कहाँ है मेरे को देखने तो दो। हाँ सी डी, हाँ जो सी डी ई एफ इंटरसेक्ट, और ये इस पॉइंट को नाम दूं आप कह रहे हो? ये पॉइंट का नाम तो गिवन होगा शायद, एक मिनट रुको, नहीं है क्या? चलो बोलो क्या नाम दें इसको। सी डी ई एफ, तो जी ले लो फिर इसको, दिस पॉइंट इज जी। आगे बोलो। क्या डी? पी ई ए, वेर इज पी? पी ई ए, सीधे बोलो ना भाई। हाँ हाँ, क्या हुआ गर्ल्स सेक्शन में, कैसे सन्नाटा छाया हुआ है? आर्या पानी पी रही है और बाकी सब चेक कर रहे हैं भाई कौन सा एंगल से पानी पी रही है, वो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। ऋषिका, सारे नॉन इंपॉर्टेंट काम आज ही करने हैं, पानी पीने पे भी रिसर्च करना है, फैन भी चालू होना चाहिए, इधर ध्यान दो। हाँ हाँ
ए ई और इधर एक्सटेंड करूं ये ए ई और यहाँ पे नाम दे दूं एक है ना एन। हाँ तो ए ई एन दैट मीन्स ये एंगल किससे, हाँ ये 78 हो तो ये 78 हो जाएगा। ठीक है आगे उससे क्या हो, किस किस से लीनियर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। वो तो वाई जेड तो वैसे भी जुड़ के लीनियर पेयर बन गया और वहां पे वाई प्लस जेड की वैल्यू 102 आ गई। हाँ जी चलो अब लगाने दो दिमाग, खूब कर लिया आपने नाटक। मैं देख रहा था, देखें बता दे कोई। आर्या बताएगी। आगे आओ आप, यहाँ पे आओ, गरिमा की जगह पे आओ। कोई बात नहीं अभी बनने लग जाएगी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये ले भाई, सब हटा दिया तेरी डिमांड पे। हाँ ले, अब मत कहना वापस बनाओ। हाँ आर्या आई नहीं आगे, कौन नहीं कर रहा। चलो बताओ कैसे हम एक्स की वाई एक्स वाई जेड तो मार्क कर दूं भाई साहब। अरे जो नाम पूछे हैं जैसे पीटी क्यू पूछे हैं उसको ये लो ऐसे ग्रीन मार्क कर देता हूँ। एक ये वाला ग्रीन एंगल चाहिए मुझे ए ई डी, एक ये वाला ग्रीन एंगल चाहिए मुझे, और डी ई एफ एक ये वाला ग्रीन एंगल चाहिए। हाँ क्यू डी ई, क्यू डी ई ये वाला। हाँ ई डी पी डी क्यू, हाँ ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। तो ये रेड वाला निकलेगा तो ही तो वो निकलेगा, ये रेड वाला कैसे निकाल, दोनों में से एक पता हो जब ही तो दूसरा निकलेगा ना, दोनों में दोनों ही पता नहीं मुझे तो। अब सुनो ध्यान से, कुछ बात करते हैं। अगर मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया सुनना और बताते जाना, जो कह रहे हैं वो सही है। तो ये दोनों पैरेलल है क्या, तो ये ट्रांसवर्सल है क्या, तो ये ट्रांसवर्सल है तो 78 अगर एक एंगल गिवन है ये वाला, तो ये वाला भी 78 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है अब अगर ये 78, अगर ये 78 तो ये भी 78, क्योंकि ये दोनों भी तो ट्रांसवर्सल है और पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है ना दोनों, ये 78 ये 78। अब अगर ये 78 तो एक मिनट रुक तो जाओ, पी डी क्यू, पी डी क्यू 78 नहीं है, क्यू डी और ये वाला एंगल जो भी है ना, लेट से इसको मैम जी मार्क कर दिया था ना अपन ने, तो क्यू डी जी ये आ गया 78, ये 78 हो गया, ये 78 हो गया। पी डी सी, पी डी सी ये वाला कैसे, नहीं कल तो नहीं करेंगे आज ही करेंगे।
अब सुन तो लो, कुछ सुनोगे तो बताऊंगा आगे की कहानी। बता रहा हूं ना, ये 78 है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या? ये 78 है, लेट्स से ये वाला एंगल, ये वाला, इन तीनों का सम क्या आता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर वर्टिकल। लेट्स से इसको अगर मैं, देखो इधर, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x है, आमने सामने का एंगल है, बोलो। और मान लो अगर मैं इसको y मान लूं, तो अब x प्लस वाई प्लस 78 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये तो पहले भी आ गया था शायद, है ना? x प्लस वाई प्लस y, नीचे वाला कौन सा होगा? 78 के ये 78 होगा क्या? क्यों होगा? ये वाला भी y होता है, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के x प्लस y x को आएगा। सर अकेला पढ़ना है ये सर, इसमें एक ये y हो जाएगा, ये भी 78 हो जाएगा, दिस वन इज आल्सो 78, ये भी 78 हो जाएगा, 70, और ये हो जाएगा y। तो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से चले तो भी x प्लस वाई प्लस 78 क्या आ रहा है? 180 और x प्लस वाई। तो यहाँ से तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि दो एंगल का सामने आते हैं, दो ही आ सकता है। दैट मींस सम डेटा इज रॉन्ग नहीं, ओमिटेड, मतलब कुछ डेटा यहाँ पे इनसफिशिएंट, कुछ एक इंफॉर्मेशन, एक एंगल तो मिनिमम उसको और देना ही पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो इस फिगर में से मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यही होगी, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल डी क्यू, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे 78 लगा हुआ है, वैसे कुछ और भी लगना चाहिए। चलिए तो करते हैं कल और देखते हैं इसको। अरे तो अभी तो इसमें भी बाकी है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। नहीं, इसमें जो क्वेश्चन थे वो सारे हो गए। ओके, इसके आगे ये किसने डाला है? क्या क्वेश्चन है ये, पढ़ा क्या आप किसी ने? 6 टेनिस बॉल्स, 6 टेनिस बॉल्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सिलेंड्रिकल क्यूब के अंदर है, सिलेंड्रिकल क्यूब के अंदर है। हर एक टेनिस बॉल की डायमीटर कितनी है? 70 mm, मतलब इसकी डायमीटर भी 70, इसकी डायमीटर भी 70, तो हर एक की डायमीटर अगर 70 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 35। डायमीटर अगर 70 mm है तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस, यानी कि 35 mm। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अब ये तो इससे तो टेनिस बॉल का क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द अनफिल्ड स्पेस इन द ट्यूब इज 33.33% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। इस पूरे ट्यूब की वॉल्यूम का जो खाली हिस्सा है, अनफिल्ड हिस्सा, ये जो अनफिल्ड हिस्सा है, ये पूरी ट्यूब की वॉल्यूम का 33.33% होगा।
अब 33.33% को शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ 1/3 पार्ट कह सकता हूँ। यानी कि आपको ये साबित करना है भाई आधा पार्ट को 50% कहते हैं, कभी लिखा हुआ है 50% है तो मैं ये भी साबित कर दूंगा आधा पार्ट है तो चलेगा, कभी लिखा हुआ है 25% तो मैं कर दूंगा 1/4 पार्ट, समझ गए। और यहाँ पे 33.3% क्या होता है 1/3, क्या होता है 1/3। यानी कि इस ट्यूब के अंदर ये 6 बॉल्स अगर मैं रख दूंगा तो इसका 2/3 पार्ट तो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या है 1/3 पार्ट। बचा हुआ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब में से टेनिस बॉल्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे, और टेनिस बॉल कितनी है 6, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, बोलिए आप, मैं बताऊं आपको सिलेबस में नहीं है। हाँ सिलेबस में ये ना टाइम बाकी आपके साथ क्या हुआ हम पूछ रहे हैं अब तो मैं बाहर है कुएं में पड़े तो पड़ा तो ये सब नहीं करनी सही बात है। आगे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बॉल को क्या कहोगे, बॉल कैसा फिगर होता है स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके चलो, तो हमको वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड स्पेस चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड ट्यूब ये चाहिए, तो ये क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जिसको नहीं आता सुन लीजिए, जिनके कोर्स में नहीं है वो ध्यान से सुनिए क्योंकि अगले साल कोर्स में बता दें आपको। 2πr², 2πr(h) होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, πr²h एरिया इंटू हाइट, रामबाण फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट, किसी भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना हो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका सर्क्यूलर है तो सर्कल का एरिया πr² इंटू हाइट, ये हो गया इसका वॉल्यूम माइनस 6 इंटू, अब स्फीयर का वॉल्यूम बताओ 4/3πr। अब ये लिखने से पहले बस ये मैच कर लेना कि दोनों का r सेम तो है ना, नहीं तो r1 r2 लिखना पड़ेगा, तो दोनों का r ऑब्वियसली सेम होगा, चेक करो। इस फिगर के अंदर जो रेडियस हम इसकी लेंगे, बॉल की रेडियस लेंगे, वही हमको सिलेंडर की रेडियस लेनी पड़ेगी क्या, बोलो। देखो फिगर क्लियर क्लियर, देखो ये देखो यहां से लेके यहां तक इसकी रेडियस 35 mm, तो ध्यान से देखो यही यही रेडियस हमारी सिलेंडर की भी हो जाएगी, तो दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी, तो हमको r1 r2 लेने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि सर हाइट क्या लें, हाइट क्या लें, तो इन 6 बॉल्स की टोटल हाइट इस क्यूब की इस सिलेंडर की हाइट से मैच करेगी। सर इन 6 बॉल्स की टोटल हाइट क्या होगी, एक बॉल की हाइट क्या होगी, तो स्फीयर की हाइट उसका डायमीटर होता है, तो 70 mm इसका डायमीटर है, 70 इसका 70 इसका 70 इसका 70 into 6 कर दूं तो ये टोटल हाइट हो गई इसकी, बॉल पे बॉल रखूंगा, एक बॉल की हाइट दूसरे बॉल की हाइट, तो टोटल हाइट कितनी जाएगी, h is equals to 6 टाइम्स ऑफ द डायमीटर कह सकता हूं मैं, 6 टाइम्स ऑफ द डायमीटर का मतलब हो गया, डायमीटर को क्या लिखते हैं अपन, रेडियस ट्वाइस ऑफ आर, क्या लिखते हैं ट्वाइस ऑफ आर, तो 12 टाइम्स रेडियस कह सकता हूं मैं इसको, तो मैं h की जगह 12r रख दूंगा और r की वैल्यू डाल दूंगा, समझ गए। चलो अब यहाँ पे पुटअप करो सारी वैल्यूज, इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आ रहा है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। πr², हाइट कितनी आई मेरी 12r, हाइट कितनी आई 12r, इसको काट दो 3 से 1 3 से 2 टाइम्स, 2 4 जा 8πr3, बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, ये तो हो गया πr³ इंटू 12r यानी 12πr³ माइनस 8πr³, तो 12πr³ में से 8πr³ गया तो 4πr³, ये क्या आया 4πr³, यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो वॉल्यूम है बचा हुआ, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 है, ये
हाँ जी, आओ वापस। हाँ, तो ये क्या आ रहा है, इसको मैं काटूंगा तो 3 से 1 4 पाई आर स्क्वायर, एक आर की और जरूरत है तो आर स्क्वायर यहाँ कर दूं मैं, यहाँ कर दूं ना। नहीं, अंदर तो आपको हाइट लिखनी पड़ेगी ना, तो 12 आर तो हाइट है। अब 12 आर को क्या लिख सकते हो बोलो, 12 आर को आप एच लिख सकते हो, 12 आर को मैं एच लिख सकता हूं, तो इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हैंस प्रूफ। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड ट्यूब जो है सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 है, तो 1/3 है तो अच्छा, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इस 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100, इतना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इतना रुको रुको रुको, बैठो नीचे, और 1/3 इंटू 100 क्या होता है, 33.33, तो आंसर हो जाएगा 33.33%, इसके बाद हो जाएगा 33.33% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, अरे बैठ यहाँ पे बैठ। The median of the triangle are this, find its area including all the sides। भैया 3 साइड्स गिवन होती हैं, 3 साइड्स गिवन होती हैं, तो एरिया कैसे निकालते हो, 3 साइड्स गिवन होती है तो एरिया कैसे निकालते हो, पर कहानी में ट्विस्ट है, मैंने 3 साइड्स नहीं दी हैं, मैंने 3 मीडियंस दिए हैं, मैंने एडी मीडियन की लेंथ दी है, मैंने बीई मीडियन की लेंथ दी है, और मैंने सीएफ मीडियन की, 3 मीडियन की लेंथ दी, बीई सी एफ, बोलो 3 मीडियंस की लेंथ है, एडी की लेंथ है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, और बीई की लेंथ है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और सीएफ जो अगला मीडियन है उसकी लेंथ है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। अब इसमें सवाल यह है कि पहले तो मीडियन की लेंथ से साइड्स की लेंथ निकालो, और साइड्स की लेंथ निकल जाए तो एरिया निकालो, और साइड्स की लेंथ निकल जाएगी तो एरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकल ही जाना है, यानी कि आपका मेन सवाल तो ये है कि मीडियन की लेंथ से साइड की लेंथ में कैसे निकालूं, ये मेन सवाल है। ठीक है, मीडियन कौन होता है, क्या काम करता है मीडियन, किसको, सामने वाली साइड, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो अगर एडी इसका मीडियन है तो बीडी बराबर सीडी, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, मुझे बताओ ये y है तो ये भी y है, और ये z है तो ये भी z है, बट क्या उससे x y z इंडिपेंडेंटली पता चलेंगे, नहीं चलेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड, क्या होता है, सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी है कि सेंट्रोइड हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा 2, नीचे वाला, इधर वाला 2, इधर वाला 1, इधर वाला 2, इधर वाला, तीनों की अपने को लेंथ गिवन है तो तीनों को 2:1 में डिवाइड कर दूं। मुझे बताओ 9 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा तो 6 + 3 होगा, 12 को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा तो 8 + 4 होगा, और 15 को करूंगा तो 10 + 5 होगा, 2:1 में डिवाइडेड हो रहा है ये 2:1 2:1 2:1, तो यानी कि ए से लेके, और लेट्स से इसका मीडियन को हम ओ मार्क कर देते हैं, ए से लेके ओ तक की लंबाई कितनी आ गई 6, और ओ से लेके डी तक की लंबाई कितनी आ गई 3, फिर इधर आओ, बी से लेके ओ तक की लंबाई कितनी आ गई 8, और ओ से लेके ई तक की लंबाई कितनी आ गई 4, और फिर सी से लेके ओ तक की लंबाई कितनी आ गई 10, और ओ से लेके एफ तक की लंबाई कितनी आ गई 5। फाइन, नेक्स्ट व्हाट, अब 8 3 और x वाला एक ट्राइंगल है, 10 3 और x वाला दूसरा ट्राइंगल है, 10 4 और y वाला तीसरा है, 4 6 y वाला चौथा है, फिर 6 5 z वाला, और देन फिर 5 8 और z वाला, सारे अलग हैं, सारे अलग हैं हमारे पास, क्या कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स लग रहे हैं, चेक करो। कौन कौन सी, x3 लेकिन 8 और 10 है ना, उसमें अलग अलग हो गया ना, कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा ही नहीं, 90 डिग्री पे क्यों ना, तो अच्छा क्वेश्चन लाया तू,
अच्छा अच्छा, ऐसे बोले थे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन गए अब अंदर? 1 2 3 4 क्यों? अरे मतलब सेपरेटेड, अलग अलग ट्रायंगल, ऐसा नहीं है कि आप मर्ज करके भी ट्रायंगल बनाओ, ऐसे अलग अलग ट्रायंगल कितने बन गए? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल लूं और फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको इक्वेट कर दूं, तो रिलेशन मिल जाएगा एक्स वाई जेड का। बोलो मुझे बताओ, ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी, इस ट्रायंगल में कैसे तीनों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे? बोलो इसकी साइड्स क्या है? 8 3 x, 3 साइड्स इसकी ये हैं, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 8 + 3 + x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 + 3 + x यानी कि 11 + x डिवाइडेड बाय 2। क्या 1/4 चलो देखें, ठीक है, फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव होता है, अगर हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तभी फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, 11 + x डिवाइडेड बाय 2, इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट इज 11/2 + x/2। अब बताओ s - a, s - a का मतलब इसमें से क्या घटाओगे? 11/2 + x/2 में से आप a किसको मान लूं मैं? 8 को मान लूं, तो 8 घटाऊंगा, 11/2 में से 8 घटाओ, 2 8 जा 16, तो 11 - 16 - 5, यानी x/2 - 5/2। एस में एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपको हिंट दे रहा हूं, कल करके आओगे आप, है ना? s - b बताओ, 11/2, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं हिंट दे रहा हूं, ऐसे 6 निकलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो मैं रुका के 6 निकाल सकता हूं, आप एक तो निकलने दे। 11/2 + x/2 -3 सो देखो 11/2 में से 3 घटाओ, 2 3 जा 6, 11 - 6 यानी 5/2, यानी x/2 + 5/2। ओके, और s - c बताओ, तो s तो है 11/2 + x/2, और c यानी तीसरी साइड क्या हो जाएगी? x, खुद x हो जाएगी, खुद x हो जाएगी, तो x/2 में से -x/2 करेंगे तो -x/2 बचेगा, यानी कि 11/2 - x/2। ओके, ये आ गया s, s - a, s - b, s - c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या आया? एरिया ट्राइंगल ओ बी डी क्या आएगा बताओ? √s, s मतलब वो, s मतलब वो, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 11 + x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू, से स्टूडेंट्स इस तरीके से जब आप एरिया निकालेंगे, हालांकि मैंने आपको कहा है 100 होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, सॉल्यूशन मिले ना मिलेगा, एक प्रोसेस तो मिल जाएगा।
तो पता क्या होगा बेटा, जब अपन एक ट्राइंगल ऐसे करके 6 ट्राइंगल्स का एरिया जब अपन निकाल के उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इधर भी एक्स वाई जेड में बनेगी, और फिर टोटल एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे उधर भी एक्स वाई जेड में बनेगी। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन इधर भी रहेगी इधर भी रहेगी, तो वैसे भी वो नॉन सॉल्वेबल रहेगी, वहां से ना तो एक्स की वैल्यू निकलेगी ना वाई की वैल्यू निकलेगी ना जेड की वैल्यू निकलेगी। दैट मीन्स ये प्रोसेस थोड़ा सा जो है यहाँ पे इनवैलिड माना जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब सुनो, पूरी बात ध्यान से सुनो। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 मीडियंस आर गिवन का सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, बट फिर आप कहोगे कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला आया कहां से वो भी बताओ, तो उसका डेरिवेशन बता देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट फॉर्मूला सुनो। लेट्स से ये है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड इसके 3 मीडियंस हैं, इसके 3 मीडियंस हैं। फर्स्ट मीडियन ले लो एडी, दूसरा मीडियन ले लो आप वही पिछली बार की तरफ बीई, एंड तीसरा मीडियन ले लो आप सी एफ, तीसरा मीडियन ले लीजिए आप सी एफ, एंड इसके सेंट्रोइड को लेट से हम हल फिलहाल के लिए ओ मार्क कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो लेट से इसके जो 3 मीडियंस हैं, 3 मीडियंस को अपन मार्क कर देते हैं M1 M2 एंड M3। ओके, और 3 साइड्स जो ABC होती हैं, 3 साइड्स क्या होती हैं हमारी A B C। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जब अपन हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 3 साइड्स ही होती हैं, 3 मीडियंस ही हो गई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला होता है होल रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस। पर सर इसके लिए तो साइड्स पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए साइड्स पता होनी चाहिए, लेकिन अगर मीडियंस पता है तो भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन 3 मीडियंस आर गिवन, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। उस वो फॉर्मूला करीब करीब हीरोन्स फॉर्मूला से मैच कर रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, अब हमारे पास तीनों साइड्स नहीं है, अब हमारे पास तीनों मीडियंस हैं। तो जैसे अपन ने एस, यहाँ पे एस कैसे निकाला आपने, यहाँ पे आपने एस निकाला वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपने एस ऐसे निकाला, तो यहाँ पे आप एस को रिप्लेस करो एस एम से। किससे? एस एम से। एस एम मतलब अभी बताता हूँ उसका मीनिंग, एस एम नीचे रख दो। एस माइनस ए लिखोगे तो उसमें आप क्या लिखो, एस एम माइनस एम वन, पहला मीडियन। फिर एस माइनस बी को आप लिखो एस एम माइनस मीडियन 2। फिर आप एस माइनस सी को लिखो एस एम माइनस मीडियन 3। और अब कहोगे सर सेम फॉर्मूला बन गया, बस थोड़ा सा डिफरेंस, मैंने क्या कहा था कि थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको 4/3 लगाना है। क्या लगाना है? 4/3। अब सवाल ये आता है कि सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपने दे दिया, इसको अप्लाई करके अपन एरिया निकाल लेंगे। वेयर वेयर M1 M2 M3 तो हो गए हमारे 3 मीडियंस, एंड SM का मतलब हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ऑफ द मीडियन। जैसे वहां पे S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइड्स, साइड्स का सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। यहाँ पे SM का मतलब हो जाएगा वेयर SM इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ द मीडियन, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 की जगह M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइड बाय, क्योंकि मेरे पास A प्लस B प्लस C गिवन ही नहीं है, मेरे पास तो M1 M2 M3 गिवन है, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन था, 4/3। फिर इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे ना, इंटू रूट ऑफ 4/3 इंटू रूट ऑफ एस एम निकालना पड़ेगा, तो तीनों मीडियंस को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो जितना मेरे को याद आ रहा है, पहला मीडियन था हमारा 9 सेंटीमीटर का, दूसरा मीडियन क्वेश्चन डिलीट हो गया वो, दूसरा था 12 का और तीसरा था 15 का। ठीक है, 3 मीडियंस जो थे ना, एक था 9, एक था 12, एक था 15। 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12 और 9 हो गए हमारे 21, 21 और 5 26, 26 और 10 36, 36 बटे 2 यानी 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो एस एम तो आ गया मेरा 18। अब 18 माइनस फर्स्ट मीडियन क्या है? 9। 18 माइनस सेकेंड मीडियन क्या है? 12। एंड 18 माइनस तीसरा मीडियन क्या है? 15। So it's equal to 4/3 into root of 18 into 18 minus 9 is 9, 18 minus 12 is 6, and 18 minus 15 is 3. इसको solve कर सकते हैं हम easily. So it is equal to 4/3 whole root of देखो क्या होगा, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 into 9 लिख दूं। 18 को लिख दो आप 2 into 9, 9 को 9 ही रहने दो, 9 का पेयर बन गया। 6 को लिख दो आप 2 into 3, और 3 को 3 लिख दो। तो देखो सबके पेयर बन गए, 9 into 9 का एक पेयर है, और 2 into 2 का एक पेयर है, 3 into 3 का एक पेयर है। तो इट इज इक्वल टू 4/3 into 9 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, एंड 3 भी बाहर आ गया। 3 से 3 काट दो
एंड 4 9 या 36, 36 2 जा 72 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। तो एरिया इस वाले ट्राइंगल का तो निकल चुका है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब हमारे पास 3 मीडियन गिवन हो तो फॉर्मूला हम ये लगा देंगे, वही हीरोन्स फॉर्मूला जो साइड्स में लगता है उसको तब्दील कर देंगे मीडियंस में, बस 4/3 लगाना पड़ेगा। वहां पे एस होता है, यहाँ पे एस एम होगा। वहां पे सेमी पेरीमीटर साइड्स के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर मीडियंस के अकॉर्डिंग होगा। वहां पे एस के आगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जहाँ पे एबीसी साइड्स होती है। यहाँ पे एस एम माइनस एम वन, एस एम माइनस एम टू, एस एम माइनस एम थ्री होगा, जहाँ पे एम वन एम टू एम थ्री 3 मीडियंस हो गए। बट अब सवाल आता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से? तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लो जल्दी से शॉर्ट में। मैं एक बार फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखो बच्चों। दिस इज माय फर्स्ट मीडियन जैसे था, दिस इज माय सेकंड मीडियन जैसा था, एंड दिस इज माय थर्ड मीडियन। सो ए बी सी, ए बी सी, ए डी, बी ई, सी एफ, एंड ये हो जाएगा हमारा सेंट्रोइड। ठीक है। अब देखो ये चीज तो, ये लॉजिक्स तो यूज करने ही पड़ेंगे कि एक मीडियन जो, एक सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ए से लेके ओ तक 2 पार्ट्स हैं, ओ से लेके डी तक 1 पार्ट है। सिमिलरली बी से लेके ओ तक 2 पार्ट है, ओ से लेके ई तक 1 पार्ट है। सिमिलरली सी से लेके ओ तक 2 पार्ट है, और ओ से लेके एफ तक 1 पार्ट है। तीनों मीडियंस को 2:1 2:1 2:1 में डिवाइड करें। ठीक है। अब क्योंकि मुझे 3 मीडियंस गिवन है और मेरे को फॉर्मूला बनाना है M1 M2 M3 में, साइड्स तो मुझे पता ही नहीं। ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले मीडियन AD को ले लूंगा M1। पहला जो मीडियन है AD की लेंथ, उसको ले लूंगा मैं M1। फॉर्मूला बना रहा हूं तो मैं कोई वैल्यू नहीं लूंगा, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं तो मैं M1 M2 M3 ही मार्क करूंगा। दूसरा मीडियन जो है BE, उसको मैं ले लूंगा M2। एंड तीसरा जो मीडियन है CF, उसको मैं ले लूंगा M3। अब सुनना जरा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट और बात है, उसके लिए मैं हाल फिलहाल के लिए ये 2 मीडियन हटा रहा हूं। देखो, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि जैसे ही मैं एक ट्राइंगल में एक मीडियन खींचूंगा तो वो मीडियन उस ट्राइंगल के एरिया को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। वो मीडियन उस ट्राइंगल के एरिया को 2 हिस्सों में तोड़ देगा, एक हिस्सा है। तो अगर मैंने एक मीडियन की जगह 3 मीडियन खींच, जैसे सपोज करो एक एरिया है, उसमें आप बीचों बीच एक लाइन, तो 2 बराबर हिस्से बन गए। फिर बीचों बीच एक और लाइन खींचो तो 4 बराबर हिस्से बन गए। समझ रहे हो? तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक मीडियन बनाया तो 2 बराबर हिस्से बन गए, लेकिन मैंने तीनों मीडियन बना दिए तो आपको जान के थोड़ा हैरानी होगी, बट ये 6 के 6 हिस्से बराबर हैं। दैट मीन्स ये 6 जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 के 6 ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। इन 6 के 6 ट्राइंगल्स का एरिया, क्योंकि बीचों बीच लाइन, फिर बीचों बीच लाइन, फिर बीचों बीच लाइन, एक लाइन से 2 बराबर हिस्से, दूसरी तीसरी लाइन से 6 बराबर हिस्से ये बन जाए। ठीक है। तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में एरिया डिवाइड हो गया। तो अगर मैं इसमें से किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल लूं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है। सो लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पार्ट का एरिया निकालूं, इस पार्ट का एरिया निकालूं, इस वाले ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के मैं 6 गुना कर दूंगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना भी उतना आसान नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस पर्टिकुलर इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ए से लेके डी तक M1 है, तो मैंने क्या कहा था, 2:1 में ये डिवाइड करता है। तो सुनो, ए से लेके ओ तक क्या हो जाएगा, 2/3 पार्ट ऑफ M1। मार्क कर देता हूं, ए से लेके ओ तक क्या हो जाएगा, 2/3 पार्ट ऑफ M1। और ओ से लेके डी तक क्या हो जाएगा, 1/3 पार्ट ऑफ M1। पहले मीडियन का 2/3 पार्ट ऊपर हो गया, 1/3 पार्ट नीचे हो गया, क्योंकि 2:3 2:1 में डिवाइड हो रहा है। फिर दूसरी मीडियन को हमने M2 लिया, तो 2/3 पार्ट ऑफ M2 इधर, और ओ से लेके ई तक 1/3 पार्ट ऑफ M2 उधर, क्योंकि 2:1 में ये भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली CO हो जाएगा मेरा 2/3 पार्ट ऑफ तीसरा मीडियन यानी M3, और ओ से लेके F तक हो जाएगा 1/3 पार्ट ऑफ M। ठीक है। अब जो ट्राइंगल मुझे चाहिए BOD, उसके 2 साइड तो मुझे पता है, BO तो पता है 2/3 पार्ट ऑफ M2, और OD मुझे पता है 1/3 पार्ट ऑफ M1। तीसरी साइड BD मुझे नहीं पता, अगर ये पता होता तो मैं वैसे ही रॉन्ग फॉर्मूला लगा देता। मैं क्या करूंगा, सम कंस्ट्रक्शन वर्क हैज टू बी डन। मैं क्या करूंगा, O से लेके D जितनी लेंथ है उसको उतना ही आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, उतना ही, जितना ये ऑलरेडी है उतना ही इसको आगे प्रोड्यूस करो। D को थोड़ा साइड में रखो एक बार, इसको उतना ही आगे प्रोड्यूस करो जितना ये ऑलरेडी है। लेट्स से ये प्रोड्यूस होके, ये D था यहाँ पे, लेट्स ये प्रोड्यूस होके और आगे जा पहुंचा है
कुछ भी पॉइंट ले लो, लेट्स से पी तक आ गई है ना। और अब आप इसको कंस्ट्रक्शन में इसको भी कनेक्ट करो, लगभग यहाँ तक ही होगा, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंशन हो गया, लेट्स से ये यहीं पर हो, पी यहीं पर है मेरे, ठीक है। तो मैंने इसको उतना ही आगे प्रोड्यूस कर दिया जितना ये ऑलरेडी था। तो ऊपर अगर 1/3 m1 है तो नीचे भी 1/3 m1 होगा, नीचे भी 1/3 m1 होगा ही होगा, क्योंकि बराबर ही एक्सटेंड किया जितना ऊपर था नीचे। भाई ओ से लेकर डी जितना था, डी से लेकर पी मैंने उतना एक्सटेंड कर दिया। अब आगे सुनो, अब जो ट्राइंगल बी ओ डी है जरा उसको देखो, बी ओ पी, ये जो दो बराबर ट्राइंगल बन गया, इसको ध्यान से देखो। मुझे एक चीज बताओ सबसे पहले तो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल नाम लिखता हूं मैं बी डी पी, ये ट्राइंगल बी डी पी, और ये ट्राइंगल सी डी ओ, बी डी पी सी डी ओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? सी डी ओ, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, these two triangles congruent or not? चेक करो these two triangles, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? देखो कैसे होंगे। देखो इस ट्राइंगल में जो बी डी है, जो बी डी है वो सी डी के बराबर है ऑलरेडी, क्योंकि ये मीडियन है तो डी इसका मिड पॉइंट है, तो बी डी बराबर सी डी तो ऑलरेडी। दूसरी चीज आ जाओ, डीपी बराबर डीओ, मैंने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन, डीपी बराबर डीओ मैंने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन, डीपी बराबर डीओ, ये दोनों चीजें, यहाँ ये चीज और ये चीज मैंने बराबर बनाई है। और इन दोनों के बीच का एंगल, बीडी और डीपी के बीच का एंगल, बीडी और डीपी के बीच का एंगल, एंगल बी डीपी इक्वल टू सी डी, और डीओ के बीच का एंगल, एंगल सी डी ओ, ये दोनों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल। तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, तो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत ये दोनों ट्राइंगल जो हो गए कॉन्ग्रुएंट, बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ। और एक बार अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपी सीटी इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ जाएंगी, कौन कौन सी? सीओ और बीपी, ये सीओ और बीपी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इक्वल, सीओ इक्वल टू, फ्लो में चलो तो पहले फ्लो में चलो, पहले इस ट्राइंगल की साइड ले लो, इधर लेफ्ट वाली में क्या आ जाएगी? बीपी, बीपी बराबर सी हो जाएगी, बीपी बराबर सी हो जाएगी, दिस विल बी बाय सीपीसीटी। केवल एक ही ट्रायंगल में इस चीज एनालाइज करनी है, सब में नहीं करनी, आपको लगे सब में करनी है। बीपी बराबर सीओ हो गई, तो ठीक है साहब, अगर बीपी बराबर सीओ हो गई तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि सीओ की वैल्यू है मेरे पास, चेक करो, सीओ की वैल्यू है मेरे पास 2/3 m3, चेक करो, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, इसकी सीओ की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2/3 m3, तो इस बीपी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 2/3 m3। ओके डन, कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/6 पार्ट था, इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल का एरिया का क्या था? 1/6 पार्ट था, 1/6 ऑफ टोटल एरिया को, लेट से मैं ए ले लेता हूं, ठीक है ना, ए आर लिख देता हूं टोटल एरिया को, ए आर, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 1/6 था, मैंने क्या कहा था? 6 बराबर हिस्सों में तोड़ेगा, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होता है, तो ये जो मैंने नया से अलग से ट्राइंगल बनाया इसका एरिया भी 1/6 पार्ट ऑफ ए आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा। ओके, तो अब इन दोनों ट्राइंगल के, इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया सोचो क्या होगा? इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया बी ओ पी, समझ पा रहे हो? बी ओ पी, इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सोचो जरा, ये 1/6 ऊपर है, ये 1/6 नीचे है, तो 1/6 1/6 मिला के 1/6 1/6 ऐड कर दो तो 1/3 हो जाता है, चाहे ऐड करके देख लो, 1/6 + 1/6 को ऐड करोगे तो 1/6 + 1/6 जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/6, यानी कि 1/3, यानी कि ये 1/3 एरिया हो गया पूरे ट्राइंगल एबीसी का, इन दोनों को मिला के। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इन दोनों का एरिया 1/3 है, समझ आया, तो मुझे क्या चाहिए साहब? मुझे चाहिए टोटल ट्राइंगल का एरिया, और टोटल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सुनो ध्यान से, जो कहना, ध्यान से सुनना, ये जो एरिया है ये इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/3 है, और ये जो एरिया है इस छोटे ट्राइंगल का दुगना है, तो 1/6 ऊपर 1/6 ऊपर, तो टोटल मिला के उसका दुगना हुआ, समझ रहे हो? तो
इस एरिया का पूरे ट्रायंगल के एरिया से जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो भी 1/3 का होगा। समझो, ध्यान से समझो। देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है ये 1/6 है, ये वाला भी 1/6 है, टोटल मिला के हो गया 1/3। टोटल मिला के क्या हो गया, ये 1/3। तो ये जो 1/3 एरिया निकाला है मैंने, ये किसका निकाला है एक बार लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एरिया ट्राइंगल बी ओ पी, टोटल ट्राइंगल एरिया का 1/3 ऑफ एरिया ट्राइंगल एबीसी, नाम भी लिख देता हूँ मैं ना, पूरे ट्राइंगल एबीसी का 1/3। तो मुझे क्या चाहिए, एरिया ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी इस ट्राइंगल का 3 गुना हो जाएगा, इंप्लाइज एरिया ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल का 3 गुना, इस ट्राइंगल के एरिया का 3 गुना। सर उससे क्या फायदा निकला, आपको बीओपी का ट्राइंगल का एरिया तो वैसे भी निकालना पड़ेगा, फिर उसका 3 गुना करने जाओगे तो फिर डायरेक्ट एबीसी का निकाल लो। बेटा एबीसी का तो तब निकालता है जब तीनों साइड्स गिवन होती, लेकिन बीओपी के तीनों साइड्स गिवन है, M1 M2 M3 की फॉर्म में। ध्यान से देखो, बीओपी की पहली साइड बीओ, बीओपी की पहली साइड बीओ, दूसरी साइड ओपी और तीसरी साइड बीपी, तीनों की वैल्यू मेरे पास M1 M2 M3 की फॉर्म में है। चेक करो, बीओ की वैल्यू है 2/3 M2, ओपी की वैल्यू है, ओपी की वैल्यू है, ओपी की वैल्यू नहीं निकाली आपने, देखो 1/3 M1 और 1/3 M1 मिला के 2/3 M1, तो ये हो गए 2/3 M1 और ये है 2/3 M3, 2/3 M2 2/3 M1 2/3 M3, यानी सबका 2/3 2/3 2/3। ठीक है, तो इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो तीनों साइड्स लिख देता हूँ मैं एक बार, इन ट्राइंगल बीओपी, इन ट्राइंगल बीओ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा पर एक बार शॉर्ट में लिखो, इन ट्राइंगल बीओपी पहली साइड जो बीओ आई है, बीओ आई है वो क्या आई है, 2/3 पार्ट ऑफ, इन ट्राइंगल बीओपी पहली साइड जो बीओ आई है वो आई है 2/3 पार्ट ऑफ M2, फिर दूसरी साइड जो ओपी आई है दिस इज 2/3 पार्ट ऑफ M1, और फिर जो तीसरी साइड बीपी आई है दिस इज 2/3 पार्ट ऑफ M3। तीनों साइड्स आ गई। तो अब इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, सेमी पेरीमीटर मतलब इन तीनों को जोड़ के M1 प्लस M2 प्लस, मतलब इन तीनों साइड्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय, मतलब SM, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, SM, SM। ठीक है, SM कहूंगा क्या मैं इसको, 1 सेकेंड, इसको मैं SM कहूंगा क्या, एक बार के लिए आप, अब देखो ट्राइंगल बीओपी के अंदर तो ये साइड्स की वैल्यू है ना, तो एक बार के लिए आप इसको एस ही रहने दो, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। आपको क्या करना पड़ेगा, बीओ प्लस ओपी प्लस बीपी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा 2/3 2/3 2/3, तो तीनों में से कॉमन आ जाएगा, और 2/3 कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, और होल डिवाइडेड बाय फिर 2 भी करना है आपको। कैमरा है क्या, कैमरा को ऊपर पहुंचाओ, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 भी करना है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा ये 1/3 M1 प्लस 1/3 M2 प्लस 1/3 M3। तो ये आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। अब आप ट्राइंगल बीओपी का जब एरिया निकाल रहे हैं तो आपके पास ओवरऑल ट्राइंगल का तो मीडियंस है, लेकिन आपको इस ट्राइंगल के मीडियंस में, इस ट्राइंगल के आपको तीन साइड्स और साइड्स पता हो तो हेरोन्स फार्मूला जैसे ओरिजिनली लगता है वैसे ही निकाल के आप एरिया निकालोगे। चलो मैं एरिया ट्राइंगल बीओपी निकालने वाला हूं, ध्यान से देखो, एरिया ट्राइंगल बीओपी फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा मैं। तो सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर यानी कि एस, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस मल्टीप्लाइड बाय पहली साइड क्या थी इसकी, बीओ, बीओ ओपी बीपी, बीओ ओपी बीपी, बीओ फिर एस माइनस ओपी फिर एस माइनस बीपी। कोई भी यहाँ पे एसएम वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनने के बाद की कहानी है, अभी तो फॉर्मूला तैयार हो रहा है ना। अभी तो अपने को ओरिजिनल हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, क्योंकि इस जिस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूँ इसकी मेरे पास तीनों साइड्स आ चुकी है। जब तीनों साइड्स पता हो तो ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है वही लगता है। एस की वैल्यू क्या है चेक करो, M1/3 प्लस M2/3 प्लस M3/3 है ना, M1, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय 3, ये तो ऐसे। अब इसमें से बीओ घटाओ, तो इसमें से बीओ घटाओगे तो बीओ के पास 2/3 एम्प्टी है, इस वैल्यू में से जब आप एक एक करके ये घटाओगे तो क्या होगा, देखो जब आप बीओ घटा रहे हो तो उसके पास 2/3 M2 है और इस S के पास 1/3 M2 है, तो 1/3 में से 2/3 गया तो -1/3 बच जाएगा।
-1/3 बच जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 तो m1, 1/3 तो m1 प्लस 1/3 ही m2, लेकिन माइनस का 1/3 m3 बचेगा, माइनस का 1/3 m3 बचेगा। चेक करो सही कर रहा है, 1 सेकेंड। माइनस का 1/3 नहीं, m2 वहां पे -1/3 बचेगा। ये तो ये प्लस का, ये माइनस का आएगा और वो प्लस का आएगा, क्योंकि m2 घटा रहे हैं तो m2 कम हो जाएगा, m2 नेगेटिव हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली बाकी के दो निकालेंगे तो मतलब एक एक बार तीनों केसेस में एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव रहेगा। अब जब आप ओपी घटा रहे हो तो ओपी के पास क्या है m1 है, तो अब की बार माइनस का m1 रहेगा, कैसे इंटू माइनस का 1/3 m1, बाकी ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव 1/3 m2 एंड 1/3 m3। एंड सिमिलरली नीचे वाले केस में क्या घटा रहे हो आप बीपी, तो बीपी के पास क्या है, बीपी के पास 2/3 m3 है, तो m3 नेगेटिव हो जाएगा, 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 m3 हो जाएगा, तो 1/3 m1 प्लस 1/3 m2 माइनस 1/3 m3 हो जाना है। ठीक है, और इस पूरे का रूट लगेगा, इस पूरे का क्या लगेगा रूट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को ढंग से, पूरे का रूट लगेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉर्ट आउट कैसे करें, वो है पंगा, है ना। देखो ध्यान से, आप तीनों ही फैक्टर, चाहे से इस फैक्टर, चाहे से इस फैक्टर, चाहे से इस फैक्टर को देखो, इस फैक्टर, इस फैक्टर, इस फैक्टर, इस फैक्टर, इन सबको अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज कॉमन है, नीचे 3 3 3 3 सबका एलसीएम आ जाएगा। तो बाहर अगर कितनी बार 3 है, अंदर कितनी बार 3 है भाई, इसका एलसीएम भी टोटल 3 आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 बार अंदर 3 है, तो बाहर 2 बार 3 आ जाएगा पेयरिंग बंद करके, तो यानी 1/3 ये तो आ जाएगा बाहर, ये तो आ जाएगा बाहर, होल रूट ऑफ। अब अंदर क्या बचा, अब डिनोमिनेटर पार्ट तो सबका खत्म हो गया, इधर क्या बचा m1 प्लस m2 प्लस m3, इधर क्या बचा बोलो m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ध्यान से देखो m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तीनों मीडियंस, तीनों मीडियंस के सम को कुछ नाम दे देते हैं। तो हमने क्या जब फॉर्मूला रखा था तो हमने क्या रखा था, एसएम की वैल्यू क्या रखी थी, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 2 रखी। ठीक है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ sm। तो मैं इस m1 प्लस m2 प्लस m3 को क्या रख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ sm। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ो, इनटू उधर क्या क्या रहेगा मेरे पास, उधर रहेगा, एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फिर मॉडिफाई करके लिखूंगा, m1 माइनस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3 तो बाहर ले लिया मैंने। अब m1 माइनस m2 प्लस m3 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो एक्चुअली आपने जो ये माइनस किया है ना, ये माइनस करने से पहले ही आपको कुछ चेक करना है। क्या चेक करना है, देखो मैं ये इस तरीके से करोगे तो काफी हेक्टिक लगेगा, मैं इन सबको हटा देता हूं। मैं इजी तरीका, जो पीछे से हमने माइनस करने से पहले की कंडीशन है ना वही लिख रहा हूं। माइनस करने से पहले की कंडीशन क्या है वो देखना ध्यान से, पीछे वाले पेज पे देखो। माइनस करने के पहले की कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे मेरे को s माइनस बीओ लिखना है, तो s माइनस बीओ करने के लिए आप क्या करोगे, माइको हो गए हाँ, एस माइनस बीओ करने के लिए आप क्या करोगे, एस माइनस बीओ करने के लिए आप क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2/3 m2। एक बार मैं एज इट इज लिखता हूँ, क्या करोगे आप, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्या करोगे 2/3 m2, है ना। फिर एक का ट्रेंड पकड़ लें तो सबका पता चल जाएगा, 2/3 m2 है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, एक बार रफली इसी को सोल्व कर रहा हूँ, तो 3 तो एलसीएम आ गया, और क्या बचा यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या लिखी हमने, ट्वाइस ऑफ sm, क्या लिखी ट्वाइस ऑफ sm माइनस इधर क्या लिखा हुआ है ये 2m2, ट्वाइस ऑफ sm माइनस 2m2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस 3 तो बाहर ले लिया मैंने, 3 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ sm माइनस 2m2, है ना। तो ये ना लिख के मैं ये लिख देता हूँ अब ऊपर, ट्वाइस ऑफ sm माइनस 2m2 और डिवाइडेड बाय 3 है जो नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले लेंगे। अब सबको इसी फॉर्म में लिखो, तो अगला क्या हो जाएगा आप खुद सोचो, ट्वाइस ऑफ sm, उसमें से आप m2 घटा रहे थे, अगले ओपी के लिए आप m1 घटाओगे, फिर लास्ट में m3 घटाओगे, तो ट्वाइस ऑफ sm माइनस 2m1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ये, यानी जो पहले हमने घटा के किया वो एक्चुअली वेस्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और उससे भी अगला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ sm माइनस 2m3 डिवाइडेड बाय,
चलो ये बन गए हमारे 4 फैक्टर्स। अब इनको और फर्दर सॉल्व कर रहे थे हम, तो इसको तो लिख दिया हमने ट्वाइस ऑफ एस एम, और इसको क्या लिखूंगा देखो मैं, इसमें से मैं डिवाइडेड बाय 3 तो बाहर ले चुका हूं, तो केवल न्यूमरेटर पार्ट बचा, ट्वाइस ऑफ एस एम माइनस 2m2। क्या बचा? ट्वाइस ऑफ एस एम माइनस 2m2। ओके, अगले में क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ एस एम माइनस 2m1। उससे अगले से क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ एस एम माइनस 2m3, क्योंकि आपको फॉर्मूला m1 m2 m3 और sm इन 4 क्वांटिटीज में बनाना है। तो m1 m2 m3 तो पहले भी हम लिखा, मैंने sm क्वांटिटी को क्रिएट करनी, वो कैसे पता करी? m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय उनके वैल्यू थी sm, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू जाएगी बस। ठीक है, अब आप इन चारों फैक्टर्स में चेक करो, 2 2 2 2 सब में कॉमन है। अगेन 2, इसमें से भी ये 2 2 है तो एक 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 2 2 है तो एक कॉमन आ सकता है, एक कॉमन आ सकता है। तो मेरे पास 4 2 वापस हो जाएंगे, जैसे पहले 4 3 हो गए थे, अब वापस 4 2 हो जाएंगे। तो जैसे 4 3 में से 2 3 डिनोमिनेटर में बाहर लिए, तो 4 2 में से 2 2 न्यूमरेटर में भी बाहर ले लेता हूँ। तो इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये 2 इंटू 2 बाहर आ गया, और सबके 2 छीन लो अंदर से, और आपका फॉर्मूला करीब करीब रेडी हो गया। ये भी छीन लो, इसके 2 कॉमन होके बाहर चला गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो कैसे दिखाई दे रहा है, एस एम इंटू एस एम माइनस एम टू इंटू एस एम माइनस एम वन इंटू एस एम माइनस एम। बाहर क्या है? 2 इंटू 2 यानी कि 4, और 3 इंटू 3 यानी कि 9, 4/9 हो गया। ओके, ये आ गया मेरा फाइनल ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल बीओपी। लेकिन सर मुझे तो एरिया ट्राइंगल बीओपी नहीं चाहिए था, मुझे एरिया ट्राइंगल क्या चाहिए था? एरिया ट्राइंगल बीओपी नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एरिया ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी को आपने रिलेशन में लिखा है, चेक करो क्या लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ एरिया ट्राइंगल बीओपी। एरिया ट्राइंगल बीओपी निकालने से पहले ही आप ये रिलेशन बना चुके, चेक करो। ये देखो यहाँ पे, एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एरिया ट्राइंगल बीओपी। अब एरिया ट्राइंगल बीओपी कल तक नहीं था, अब है आपके पास। तो अब आपके पास जो भी एरिया ट्राइंगल बीओपी उसका 3 गुना कर दीजिए। ये है एरिया ट्राइंगल बीओपी, यहां से लेके यहाँ तक ये विशाल, ये एरिया ट्राइंगल बीओपी तो है, इसका आप थ्राइस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जब मैं थ्राइस करता हूं, तो 3 इंटू 4/9 रूट ऑफ, अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करके लिख देता हूं। क्या सॉर्ट आउट करूंगा अंदर? कि अंदर क्या लिखा हुआ है, एस एम मल्टीप्लाइड बाय एस एम, एस एम मल्टीप्लाइड बाय एस एम माइनस एम टू, एस एम माइनस एम वन, एस एम। तो मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं, पहले एस एम माइनस एम वन, फिर एस एम माइनस एम टू, फिर एस एम, ताकि वो फॉर्मूले की तरह दिखाई दे, एक्सटेंडेड फॉर्मूले की तरह दिखाई दे। तो एस एम इंटू भी ब्रैकेट लगा दो, तो इंटू भी लगाने की जरूरत नहीं है, एस एम माइनस एम वन इंटू एस एम माइनस एम टू इंटू एस एम माइनस एम थ्री। कैमरा आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ बीच में से। ठीक है, सो 3 से 4/9 काटूंगा मैं, तो 3 से 1 टाइम एंड 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये फाइनली मैं इसी स्टेप में इसको काट के लिख देता हूँ 4/3, 4/3 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन चुका है बेटा। और इस फॉर्मूला में आप तीनों मीडियंस की वैल्यू रख के एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल एबीसी निकाल सकते हैं, जिसके तीनों मीडियंस गिवन हो, वेयर m1 m2 m3 आर द थ्री मीडियंस, एंड sm वेयर m1 m2 and m3 are the three medians, and ये sm जो होगा वो क्या होगा, m1 m2 m3 को साइड्स मानते हुए जो सेमी पेरीमीटर निकलेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आप तो जैसे ही रॉन्स फॉर्मूला लगाते हो वैसे ही लगा दो, बस 4/3 बाहर जो 4/3 और बाहर अलग से मल्टीप्लाई कर दो। भाई साइड्स गिवन होती तो ये 4/3 नहीं होता, बस s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस होता। अभी भी वही हो रहा है, बस मीडियंस को आप साइड्स मान लो, तो उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, उसके सेमी पेरीमीटर को sm से डिनोट करा दो, और फिर sm माइनस पहला मीडियन m1, sm माइनस दूसरा मीडियन m2, sm माइनस तीसरा मीडियन m3। बस मीडियन अगर है तो बाहर 4/3 लगेगा, मीडियन नहीं है तो 4/3 नहीं लगेगा। अब इस वो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अपन ने वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के जो भी आंसर निकाला था 72 निकला था शायद, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो होपफुली समझ में आ गया होगा डेरिवेशन भी पूरा। और अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम यू लाइक। जो जो पार्ट इसमें समझ में नहीं आया वी कैन डिस्कस इट इन ए सेपरेट वीडियो और इन क्लास और ऑन ए टेबल ऑल्सो। अगर आपको टेबल पे भी बैठ के समझा देंगे अगर जो चीज नहीं समझ में। सो प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया या नहीं आया। ओके।
Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye bye.